फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई है मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से। आपको कैसा लग रहा है मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हियर। फैमिली को जो प्राउड फील हुआ है क्योंकि मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ और पहली ही हूँ जो इस लेवल तक पहुँची हूँ। बाकी अगर फैमिली में ऑलरेडी कोई है तो थोड़ा गाइडेंस स्टार्टिंग लेवल पे मिल जाता है। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो आने वाले सालों में यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एक एस्पायरेशन रखते हैं कि हमें सिविल सर्वेंट बनना है, देश के लिए कुछ करना है, ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो आने वाले समय में यूपीएससी का सपना देखते हैं, सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखते हैं कि देश के लिए कुछ करेंगे, ऐसे बच्चों के लिए बहुत इंस्पायर करती है ऐसी स्टोरी जब आपके सामने कोई सिविल सर्वेंट जो एक ब्यूरोक्रेट बन चुका है, सिलेक्ट हो चुका है इस टफेस्ट एग्जाम में, वो आपसे अपनी जर्नी शेयर करता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई जाता है। एंड साथ में आपको बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स मिलती हैं कि आगे आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वंदना मैम से, जिन्होंने यूपीएससी सीएसई 2024 में 493 ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई है मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से। आपको कैसा लग रहा है मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हियर। और बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है लेकिन उससे ज़्यादा मैं थोड़ा रिलीव्ड हूँ कि फाइनली मैं इस पूरे सर्कल से बाहर निकली हूँ और अब एटलीस्ट मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ और मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है। एंड फैमिली को जो प्राउड फील हुआ है क्योंकि मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ और पहली ही हूँ जो इस लेवल तक पहुँची हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मतलब जिन लोगों को ये लगता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए या फिर आपके फैमिली में अगर कोई सिविल सर्वेंट रहा हो तो आपकी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, तो ये ऐसी बातों को आप मिथ साबित करती हैं कि अगर फैमिली में बैकग्राउंड ना हो तब भी प्रिपरेशन की जा सकती है। हाँ डेफिनेटली तब भी की जा सकती है, बट ये है थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाता है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है तो हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है। बाकी अगर फैमिली में ऑलरेडी कोई है तो थोड़ा गाइडेंस स्टार्टिंग लेवल पे मिल जाता है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली होगा और मुझे लगता है मैं उसका एग्जाम्पल हूँ कि हो जाता है। बस आपको है कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना चाहिए और डेफिनेटली हो जाएगा। जैसे कि मैम ने बताया कि इनका ये 5th अटेम्प्ट था एंड ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था जब यूपीएससी में इनका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब क्रैक हो गया और साथ में ये 493 रैंक लेकर आई। तो मैम ये जर्नी थोड़ी सी लंबी रही, हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम यूपीएससी सेलेक्ट कर जाएं। तो समटाइम्स जब ये जर्नी लंबी हो जाती है तो ऐसा क्या था जिसने आपके मोटिवेशन लेवल को बनाए रखा कि नहीं मुझे आगे करना है, गिव अप नहीं करना है? एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। जब वैसे मैं एकेडमिकली हमेशा अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन ग्रेजुएशन हुआ फिर उसके बाद जब मेरे बड़े वाले भाई की जॉब लग गई, मेरे दोनों भाइयों की जॉब लग गई थी, तो मैंने पापा को बोला कि आपकी मतलब 66% मेहनत जो है वो वसूल हो गई है। तो पापा ने बोला कि अभी मेरी 66 नहीं, अभी मेरी सिर्फ 50% वसूल हुई है। 50% मेरी तब होगी जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो फाइनली जब सिलेक्शन हुआ तो अब उनकी 100% वसूल हो गई है। आपका जब रिजल्ट आया तो आपने सबसे पहले किससे शेयर किया एंड आपका रिजल्ट देखा किसने था? आपने खुद देखा था? मेरा रिजल्ट मेरे क्लासमेट ने देखा था, कॉलेज क्लासमेट में। उसने ही मेरे सारे रिजल्ट्स देखे हैं। बाकी जब मेंस का मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ था तो वो मैंने सबसे पहले पापा को बताया था और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। मतलब मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने मुझे हग किया एंड फाइनली हम दोनों लोग काफ़ी रोए थे क्योंकि इतने टाइम बाद एक सक्सेस मिली है। फिर जब फाइनल रिजल्ट था वो मैंने सबसे पहले मम्मी को बताया था और वो भी बहुत खुश हुई थी। तो यही था फिर पूरा। जैसे कि ओवरऑल यूपीएससी की जब हम तैयारी करते हैं तो हर एक एस्पिरेंट्स की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती है कि किसी की स्ट्रैटेजी कुछ डिफरेंट रही, उसने किस डिफरेंट पाथ को फॉलो किया, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी ओन स्ट्रेंथ एंड ओन वीकनेस होती है जिस हिसाब से वो अपनी स्ट्रैटेजी को आगे ड्राइव करता है। तो ऐसे आपने क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया? इवन जब स्टार्टिंग में आपके 1 और 2 कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ या कभी मेंस रुका, देन फिर आपने अपनी स्ट्रैटेजी में ऐसा क्या चेंज किया? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया था 2020 में, जब मैं कॉलेज में ही थी, तो उस टाइम मेरा इतना प्रिपरेशन नहीं था। फिर फाइनली मैंने अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था 2021 से। मैंने अपना 2021 का अटेम्प्ट दिया पर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था और
थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद मुझसे ही कहीं कमी रह गई होगी। फिर सेकंड जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट आया तो फिर मैंने उसमें नोट्स वगैरह थोड़े अच्छे से बनाए। बाकी स्टिकी नोट्स का मैं यूज़ करती थी कि अगर मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती थी तो मैं उसको लिख के दीवार पे पेस्ट कर लेती थी। फिर वहाँ से जा रही हूँ आ रही हूँ तो हमेशा सामने वो रहता था, तो इससे क्या मेरा फैक्ट्स जो है या उनका कलेक्शन बहुत अच्छा हो गया था। तो लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली मेरा थर्ड अटेम्प्ट भी 2.69 मार्क्स से प्रीलिम्स रह गया था। फिर फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट में आई डिसाइडेड टू मूव टू दिल्ली, ताकि मैं अच्छे से और टाइम डिवोट कर सकूं पूरी स्टडीज़ में। देन आई मूव टू दिल्ली एंड इन माय फोर्थ अटेम्प्ट आई क्लियर्ड जीएस, but the CSET level was quite tough. Then I could not clear CSET. Then finally, in my fifth attempt, I cleared all the 3 stages. And the one thing that helped me the most is the patience that I have and the consistency that I maintained throughout the whole journey. Because मुझे लगता है ना कि इतनी लंबी जर्नी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंस रह जाता है, और अगर पेशेंस नहीं है तो फिर हम नहीं कर सकते। यूपीएससी की जर्नी डेफिनेटली आपके अंदर कितना पेशेंस इस चीज़ को चेक कर लेती है। यस। एंड कंसिस्टेंसी तो डेफिनेटली मैम, कि मतलब जो भी बच्चे आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि 1 साल में आपका सिलेबस हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, या थर्ड ईयर आप एग्जाम दे रहे हैं। आजकल स्टूडेंट्स क्या है कि कॉलेज के दौरान प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, कुछ बच्चे ऐसे जो स्कूलिंग में 11th-12th से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए जर्नी बहुत लंबी होती है। और ऐसे में वंदना मैम ने आपको जो बताया है, सिखाया है कि पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी 2 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमेशा आपको समझ के रखना है। इस पूरी जर्नी में क्या कुछ ऐसा था जिसने आपको एक ड्राइविंग फोर्स में रखा, एक हमेशा इंस्पायर किया कि नहीं मुझे करना है, यूपीएससी मुझे करना है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी वही अभी स्टोरी बताई थी कि पापा मेरे बोलते थे 50% तुमसे ही होगी, और मैं एकेडमिकली हमेशा अच्छी थी, तो मेरे अंदर हमेशा एक वही था कि मुझे यही सर्विसेज करनी है। जब मेरे कंसिस्टेंटली बहुत सारे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे तो पापा ने मुझे बोला भी कि अब दूसरी सर्विसेज के लिए ट्राई कर लो, और काफ़ी बड़ी जॉब है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है और इसी में ही फिर फंस जाओगी। लेकिन मैं दूसरे एग्जाम्स दे देती थी, लेकिन मेरा मन नहीं करता था, क्योंकि फाइनली मुझे बस यहीं तक जाना था, और अंदर से मुझे हमेशा फीलिंग आती थी कि मैं क्लियर कर लूंगी, बस मुझे सिचुएशंस ऐसी चाहिए, या फिर थोड़ा सा मुझे लगता है लक भी मैटर करता है, तो थोड़ा सा लक का साथ चाहिए और थोड़ी सी सिचुएशंस बेटर चाहिए और मैं क्लियर कर लूंगी। तो सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है कि मतलब जब कोई आप पर विश्वास ना भी कर रहा हो उस वक्त खुद पर विश्वास करना कि यस हम कर सकते हैं। ये डेफिनेटली मैम ये फीलिंग्स तो होनी चाहिए। इवन इसके पहले भी मैं जितने टॉपर्स से मिली उन सब ने भी इवन मुझे ये बात कही कि जब सब ये कहते हैं कि नहीं होगा, और स्पेशली जब आपकी जर्नी लंबी रहती तब सेल्फ डाउट्स आते हैं, बट सेल्फ डाउट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट में अगर किसी एक को आपने चूज़ करना हो तो हमेशा आपको वंदना मैम की तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस को ही चूज़ करना है। एंड मैम आपका एकेडमिक जो है वह कैसा रहा? एकेडमिक जो भी आपकी एजुकेशन रही? मैंने अपना 5th to 12th आर्मी पब्लिक स्कूल फतेहगढ़ कैंट से किया था, एंड उस टाइम पे भी मैं टॉपर्स में ही हमेशा रही थी, तो लगता था कि ये टॉपर्स में है तो टीचर्स भी बोलते थे ट्राई करना हो जाएगा। फिर मैंने 11th-12th अपना पीसीबी से किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, क्योंकि पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। तो फिर ग्रेजुएशन तक आया तो मैंने पापा को बोला कि अब मुझे ये बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है, ऑनर्स करना है पॉलिटिकल साइंस से डीयू से, तो मुझे अब जाने दो। तो फाइनली उन्होंने अग्री किया और मुझे दिल्ली भेजा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन यही मोतीलाल नेहरू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी है। फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था, इग्नू से किया था मैंने ओपन लर्निंग, एंड उसके बाद फिर मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ भी दिया था 2023 में। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ भी हो गया था, बट मुझे ये लगता था कि अगर पीएचडी या इन सब में एनरोल कर लूंगी तो शायद यूपीएससी पीछे रह जाएगा, तो मैं बस 1-2 अटेम्प्ट्स और अच्छे से देना चाहती थी, ताकि मुझे कभी गिल्ट ना रहे लाइफ में कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है। बस मैं वो 100% देना चाहती थी, और इसलिए फिर वो मैंने 2 अटेम्प्ट्स ये बहुत सीरियसली दिए थे, 4th 5th और अच्छे से। लास्ट अटेम्प्ट आपका इतना ज़्यादा आपने सीरियस होकर दिया कि एक बार में ही आपने सारे स्टेज क्रैक कर लिया। ये आपका फर्स्ट मेंस था? Yes, आपने बताया। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मेंस के बाद अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वो भी मेंस में कुछ लर्निंग्स ले लेते हैं। आपको ऐसा मौका नहीं मिला? यस डेफिनेटली। एंड
जैसे जब हमारी जर्नी जो है मैम लंबी हो जाती है, देन उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखते हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करते हैं। तो आपने अपने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से क्या सीखा? मैम उन अटेम्प्ट्स में मैंने सबसे ज़्यादा ये सीखा कि अगर एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जा रहा है तो डेफिनेटली ऐसा इतना मेहनत कर लो मेंस की आंसर राइटिंग में कि मेंस ना रुके। तो उन अटेम्प्ट्स में मैं आंसर राइटिंग अपना अच्छे से रखती थी, तो इतना मुझे श्योर था कि अगर मेरा प्रीलिम्स हो जा रहा है तो मेरा मेंस नहीं रुकेगा, क्योंकि मुझे रिव्यूज़ भी आंसर्स में पॉजिटिव मिलते थे। तो मैंने अपनी मेंस आंसर राइटिंग अच्छी रखी थी, अपना ऑप्शनल वगैरह अच्छे से प्रिपेयर किया था। फिर फाइनली जब प्रीलिम्स हुआ तो फिर मेंस नहीं रुका मेरा। आपने मेंस आंसर राइटिंग कहाँ से की थी? सेल्फ स्टडी किया था या कहीं आपने जॉइन किया था? मैंने पीडब्ल्यू से ही टेस्ट सीरीज लिया था। तो 5th अटेम्प्ट में मैं सृजन इनिशिएटिव का पार्ट थी। तो सृजन प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, एंड देन फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो मैंने आंसर राइटिंग वगैरह मोस्टली पीडब्ल्यू से ही सीखी है। बाकी खुद से थोड़ा सेल्फ लिख के खुद एनालाइज कर लेती थी, क्योंकि पीयर ग्रुप में भी ऐसा कोई था नहीं जो आंसर्स को रिव्यू कर दे, क्योंकि सब लोग ही सीख रहे हैं और कोई मेरे कॉन्टेक्ट्स में भी ऐसा नहीं था इतना उस टाइम पे कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो सेल्फ एनालिसिस था, दूसरा पीडब्ल्यू से हो जाता था। मतलब आंसर राइटिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है डेफिनेटली। अगर अब यूपीएससी की बात करें, प्रीलिम्स जैसे कि मैं कहती हूँ, प्रीलिम्स आपको हमेशा डराता है लेकिन मेंस थका देता है। और मेंस आपको इसलिए थका देता है क्योंकि आपको उसमें आंसर राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी होती Yes. है। मतलब जितना आप लिखेंगे, जितना आप एनालिसिस करेंगे कि कहाँ मेरे आंसर्स में कमी है और उसको आप इनरिच करेंगे, डेफिनेटली मेंस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और वही आपने किया और इसलिए अपना मेंस इंटरव्यू सब एक साथ हो गया। एंड मैम, इस बार जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2025 स्टूडेंट देने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपके क्या एडवाइस होंगे? सबसे पहली एडवाइस तो ये होगी कि आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो बिना प्रेशर के जाओ। ये सोच के मत जाओ कि नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि जब हम ये सोच के जाते हैं ना कि हम उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के जाते हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा आगे चल के, तो एग्जाम में वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो आप जाओ अपना बेस्ट, जैसे गीता में भी कहा है ना, निष्काम कर्म करो, कि अपना बेस्ट दे दो। आगे रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, आप अपना बेस्ट दोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके फेवर में होगा। तो एक तो यही है कि वहां जाओ तो निश्चिंत होके जाओ। दूसरा, जब हम अभी थोड़ा सा ही टाइम बचा, ऑलमोस्ट 1 ही महीना भी नहीं बचा अभी, तो जितने ज्यादा आप मेंस के प्रीलिम्स के फुल लेंथ टेस्ट लगा सको उतने ज्यादा लगाओ। एंड वो एक टाइमिंग में रख के लगाओ, जैसे 9:30 to 11:30 आपका जीएस होता है तो आप उस टाइम पे जीएस प्रैक्टिस करो। 2:30 to 4:30 सी सेट होता है तो उस टाइम पे सी सेट प्रैक्टिस करो। और एनालाइज करो कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। इन सब चीज़ों को एनालाइज करके आप अपना प्रीलिम स्ट्रॉन्ग कर लो और टेस्ट लगाओ। जितने टेस्ट लगा सकते हो सबसे बेस्ट यही है। डेफिनेटली। तो यही एक लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस हो सकती है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है बच्चों। तो वंदना मैम की भी आपको यही एडवाइस है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, एनालिसिस करें कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कहाँ है। देन उन टॉपिक्स को आप डेफिनेटली रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं एंड आगे आप इसी तरीके से अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। मैम, आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड एक बार फिर से आपको PW ओनली IAS के तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। एक हम सभी के मन में एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, कि हम सभी ये सोचते हैं कि देन जब मैं ब्यूरोक्रेट बन जाऊंगा, देन उसके बाद मैं कुछ इस तरह इस फील्ड में, इस एरिया में कोई रिफॉर्म करना चाहता हूँ। देन आप क्या सोचती हैं? मैम, मेरे दिमाग में हमेशा से एक चीज़ रही है कि मैं इस सेक्शन के लिए ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। वुमेन के लिए सब लोग करते हैं, मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है, बूढ़े माँ बाप होते हैं, तो जैसे कभी ऐसा होता है ना कि रोड पे मैं देख रही हूँ कि कोई बहुत ही बूढ़ा इंसान है, 80-90 साल का, वो ठेली पे सब्जी बेच रहे हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा यही आता है कि इनके घर में क्या कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो इस उम्र पे इनको कुछ खिला सके, मतलब घर पे बैठ के, क्योंकि वो उनकी काम करने की एज नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि इस सेक्शन के लिए मैं थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही थोड़ा मेरा अटैचमेंट रहा है, क्योंकि मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो ऐसे दिख जाता है कोई ना कोई, तो काफी बुरा लगता है इनके लिए कि पता नहीं लोग देख रहे हैं इनको कि नहीं, या फिर बच्चे भी कैसे छोड़ दे रहे हैं, या फिर किसी के बच्चे नहीं भी होते हैं तो उनकी मजबूरी होती है वो काम करना। तो ओल्ड एज सेक्शन के लिए
और वुमेन तो फिर सारे लोग कहते हैं डेफिनेटली ज़्यादातर मैंने भी अब तक जितने लोगों से, टॉपर्स से बात की और स्पेशली गर्ल्स से, तो उनका एक काम करने का जो एक इंटरेस्ट एरिया होता है जिसमें वो ये ज़रूर कहते हैं कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन जस्टिस के लिए काम करना चाहती हूँ। लेकिन आपसे ये जो मुझे आइडिया एंड आपकी जो इनसाइट्स है ना कि नहीं, मुझे ओल्ड एज इन लोगों के लिए काम करना है, डेफिनेटली बहुत अच्छा आइडिया मैम आपका। एंड डेफिनेटली एक सिविल सर्वेंट में एक सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि अगर वह किसी को देखे, परेशानी में देखे, तो ये सोचे कि मैं इसके लिए क्या कर सकता Yes, हूँ। ma'am, definitely. डेफिनेटली मैम। आपके इंटरव्यू में क्या कोई ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें आप स्टक हो गए हो फाइनल इंटरव्यू में, जिससे आपको डर लगा हो कि यार ये क्वेश्चन नहीं होता तो शायद मेरा इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा हो जाता? इंटरव्यू में एकेडमिकली एक दो क्वेश्चंस थे जिनमें मुझे आइडिया नहीं था, तो एक ये था। बाकी एक उन्होंने मुझसे सिचुएशन बेस्ड टाइप का पूछा था, तो मुझे लगता है उसमें मैं अच्छे से आंसर और कर सकती थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर मैं एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया में पोस्टेड हूँ एंड इन फ्यूचर आई हैव अ चाइल्ड, तो मैं उस बच्चे को क्या उस सरकारी स्कूल में भेजूंगी जहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है ढंग का, जहाँ कोई सिस्टम नहीं है पढ़ाई का, तो क्या मैं अपने बच्चे को वहाँ भेजूंगी? तो मुझे लगता है कि बहुत स्पॉन्टेनियस था, और अगर इन फ्यूचर मैं एज अ पेरेंट डिसीजन ले रही हूँ या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी डिसीजन ले रही हूँ, तो वहाँ पे एक डिलेमा हमेशा रहेगा कि किसको प्रायोरिटाइज करें। तो शायद मैं इस आंसर को थोड़ा और बेहतर तरीके से दे सकती थी, पर वैसे आपने आंसर क्या दिया था? मैंने उनको यही बोला था कि डेफिनेटली मैं उस जो स्कूल है उसकी कंडीशंस को इम्प्रूव करूंगी और मैं अपने चाइल्ड को भेजूंगी वहाँ पे, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम स्टेप नहीं लेंगे किसी चेंज को लाने में, तो डेफिनेटली लोग फॉलो नहीं करेंगे उसको। अगर मैं ही अपने बच्चे को स्कूल में नहीं भेजूंगी तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अगर मैं भेजती हूँ तो शायद थोड़ा एक डर की वजह से ही इम्प्रूवमेंट आ जाए, बाकी उसमें रिफॉर्म्स कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमारी सोसाइटी में, जब ब्यूरोक्रेट्स ने ऐसा किया और गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजना शुरू किया, और उनके भी पीछे जो थॉट्स है वह यही रहे कि अगर मैं अपने बच्चे को भेजता हूँ तो डेफिनेटली एक डर के कारण सही, बट चेंज इसमें ज़रूर आएगा। मैम, आपके विचार जानकर, आपके थॉट्स जानकर बहुत अच्छा लगा, एंड आपने अपने जो वैल्यूबल इंसाइट्स हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हैं, डेफिनेटली सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड ऐसे बच्चे, ऐसी जनरेशंस जो अब आगे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अपनी जो प्रिपरेशन है डेफिनेटली बच्चों स्टार्ट कीजिए, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। मैम, आप क्या हमारे स्टूडेंट्स को लास्ट में एडवाइस देना चाहेंगे, ऐसे बच्चे जो प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं? जो प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, एक एडवाइस मैं उनको देना चाहूँगी कि जो मैंने खुद एटलीस्ट अप्लाई नहीं कर पाई थी, कि हम अपने 2-3 अटेम्प्ट्स अच्छे से दें, एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स अच्छे से दें। उसके बाद हमारे पास एक प्लान बी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी और बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि आगे आप कितने भी एकेडमिकली अच्छे हो, पता नहीं आपका सिलेक्शन हो या ना हो, तो आप उस लूप में ना फंस जाओ। तो उससे अच्छा है कि आप 2 अटेम्प्ट्स पूरी सीरियसली से दो, पूरी प्रिपरेशन से दो। नहीं हो रहा है तो आप अपना प्लान भी करो, आपको वहाँ जॉब लग जा रही है, क्योंकि उसके बाद आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपने 2 अटेम्प्ट्स अच्छे से दिए हैं, तो उसके बाद तो सिर्फ रिविजन रह जाएगा, आंसर राइटिंग और जो इम्प्रूवमेंट का एरिया है वो रह जाएगा। तो प्लान बी के लिए मैं उनको ज़रूर बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।